पीरगंज एक छोटा सा गांव था जो नदी के बीच में बसा हुआ था। गांव वालों को आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था। सालों से गांव वाले ब्रिज के बनने की राह देख रहे थे। ना जाने ये ब्रिज कब बनेगा और कब आना जाना आसान हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये ब्रिज कभी बने ही ना। अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो कोई मेरी नाव पर सवार ही नहीं होगा। मेरी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। अम्मा, कुछ समझ रही हैं आप? अरे बाबरे, एक काम जाएगा तो तुझे दूसरा काम मिल जाएगा। पर ब्रिज बनने से गांव की उन्नति होगी। तू गांव की उन्नति नहीं चाहता क्या? मैं क्यों नहीं चाहूँगा अम्मा? तो बस भगवान से प्रार्थना कर कि जल्द ही ये ब्रिज बन जाए। ठीक है अम्मा। एक दिन की बात है। पीरगंज के 2 पढ़े लिखे युवक शहर में थे। वहाँ उन्होंने अपने गांव के ब्रिज के लिए आरटीआई फाइल किया। आरटीआई रिपोर्ट से उन्हें पता चला कि उनके गांव पर ब्रिज का अप्रूवल आ चुका है। वो आरटीआई लेकर दोनों एमएलए के पास गए। गांव के एमएलए को उन्होंने सब कुछ बताया। मतलब वो मिनिस्टर बेफिजूल ही ब्रिज का काम रुकवा रहा है। चलो अभी उसके पास चलते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। एमएलए के साथ वो दोनों युवक और कुछ गांव वाले मिनिस्टर के दफ्तर पहुंचे। आइए आइए, कैसे हैं एमएलए साहब आप? आइए आइए। बहुत बुरा हूँ, सरकार ने आपको 1 साल पहले ब्रिज का अप्रूवल दिया था और अब तक आपने ब्रिज का काम शुरू नहीं किया। सरकारी काम है, देरी तो हो ही जाती है। अब आज कल में ये ब्रिज बन ही जाना है, आप घबराइए मत। मिनिस्टर सर, आप जानते नहीं कि वो ब्रिज हमारे लिए कितना जरूरी है। आज अगर ये बच्चे आरटीआई फाइल नहीं करते तो हमें सच का पता ही नहीं चलता। हम तो आपके भरोसे बैठे थे ना। तो हमने कहाँ बोला कि हम ब्रिज नहीं बनाएंगे। हम तो बैठे ही हैं लोगों की सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए या मेवा खाने के लिए? अब जब आप समझ गए हैं तो ये भी समझ गए होंगे कि ब्रिज का काम क्यों रुका है। हमको हमारा कमीशन दे दो और अपना ब्रिज का काम शुरू करवा लो। अगर आपको कमीशन देंगे तो ब्रिज का काम कैसे होगा? हमारे गांव के इंजीनियर से हिसाब लगाया है, जितना पैसा सरकार ने घोषित किया है उतना तो सारा ब्रिज बनाने में ही लग जाना है। तुम लोग भी ना बहुत बड़े बुड़बक हो। ये ब्रिज हम बनवाएंगे हमारे आदमियों से और अपना कमीशन भी निकाल लेंगे, पर उससे ब्रिज की क्वालिटी खराब होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे इंजीनियर्स कितने सारे गांव में ब्रिज बनाते हैं। एक और ब्रिज सही, और भला तुम्हारे गांव के इंजीनियर्स को कहां ब्रिज बनाना आता होगा? भलाई यही है कि हम ही ब्रिज बनाएं, समझ गए? ठीक है, पर अगर ब्रिज में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। जल्द ही ब्रिज का काम शुरू हो गया। गांव वाले खुश थे कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान होने वाला था। लगभग 1 साल बाद ब्रिज का काम पूरा हुआ। आज ब्रिज का उद्घाटन होने वाला था। मिनिस्टर उद्घाटन करने के लिए आए थे। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी बेहिसाब कोशिशों के बाद आज ये ब्रिज बन पाया है और हम बहुत खुश हैं कि हम आज आपकी इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर पाए। गांव वाले जानते थे कि मिनिस्टर बस वाहवाही लूटने आया था। एमएलए वहां आए और उनके हाथ में एक रिपोर्ट थी। ये मिनिस्टर हमारे साथ धोखा कर रहा है। ये ब्रिज मिलावटी चीजों से बना है और इस मिलावट की वजह से इसकी मजबूती पे काफी असर पड़ा है। हमने बाहर के इंजीनियर से टेस्ट करवाया है और हमें उससे ये पता चला है कि अगर इस ब्रिज से जेसीबी जैसी कोई भी भारी गाड़ी गई तो ये ब्रिज ढह जाएगा। ये एमएलए बहुत झूठ बोल रहा है। ये बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप लोगों को मुझ पे विश्वास नहीं है तो इस ब्रिज की जांच कर लेते हैं। इस पे जेसीबी चला कर दिखाते हैं। ठीक है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जेसीबी मंगवाया गया और यहाँ मिनिस्टर अपने इंजीनियर से बात करने लगा। अरे ये टूटेगा तो नहीं ना? नहीं सर, अभी 1-2 साल तो ये नहीं टूटेगा, पर बात का मुझे पता नहीं। ठीक है। जेसीबी ब्रिज के एक सिरे पर था और फिर जेसीबी ब्रिज पर चलना शुरू हो गया। ब्रिज पे चढ़ते ही ब्रिज हिलने लगा। जेसीबी कुछ दूर पहुंचा ही था कि अचानक ब्रिज का पिलर टूटा और जेसीबी सीधा नदी में गिर गया। यहाँ लोगों ने एमएलए की गर्दन पकड़ ली।
अरे ऐसा ब्रिज बनाते हैं क्या? मन तो कर रहा है कि तुझे भी इस टूटे हुए ब्रिज के अंदर गाड़ दूं। अरे इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तुम सबके लिए ये ब्रिज वापस बना कर दे दूंगा। एकदम पक्का ब्रिज, वो भी मैं खुद अपने पैसों से बनाऊंगा, समझ गए? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गांव वालों ने मिनिस्टर की एक ना सुनी और सब मिलकर उसे पीटने लगे। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और उसने मिनिस्टर को हिरासत में ले लिया। गांव वालों ने मिनिस्टर के खिलाफ केस कर दिया। मिनिस्टर ने जो घोटाला किया है उसके पैसे मिनिस्टर की संपत्ति बेचकर गांव वालों को दे दिए जाएं, जिससे वो अपने गांव का ब्रिज बनवाएंगे और गांव की उन्नति करेंगे। 2 साल बाद गांव में ब्रिज बन ही गया, इस बार पक्का और मजबूत। गांव वालों के संकल्प और मेहनत से उनकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो ही गया। ये कहानी वसई की है। यहाँ गुरुद्वारा के पास हरप्रीत सिंह की एक दुकान थी। ये दुकान काफी बड़ी थी। हरप्रीत का बेटा गुरविंदर अक्सर अपने दोस्त निहाल के साथ दुकान में बैठा करता था। यार तेरी दुकान इतनी बड़ी है, तुझे कोई और बिजनेस भी स्टार्ट कर देना चाहिए। बिजनेस? और मैं? तू मेरे पीओ को जानता है ना, वो तो मुझे निठल्ला समझते हैं। बोलते हैं ये दुकान ही तुझसे अच्छे से संभल जाए वो ही बहुत है। अरे लेकिन कभी ना कभी तू दुकान से ऊपर सोचेगा ही ना। मेरा भी मन नहीं है बिजनेस करने का, पर पापा जी को कौन समझाए। बेबे क्या हुआ? अरे बेबे, बेबे तो तेरे पापा जी की माँ है और पापा जी बेबे को बोली हुई हर बात मानते हैं। तू बस बेबे को पटा ले, पापा जी खुद ही पट जाएंगे। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पर बिजनेस का क्या करेंगे? पानी का, मेरा मतलब है आरओ पानी का। आजकल तू देख रहा है सभी लोग बड़े बड़े पानी की बोतल ही ऑर्डर करते हैं। हम वही मशीन लगाएंगे और फिर बड़े सिलेंडर में पानी भरकर बेचेंगे। बहुत पैसा है दोस्त, और ज्यादा मगजमारी भी नहीं है। एक बार धंधा जम गया तो बस ऑर्डर लेना है और लोगों के घर तक पानी पहुंचाना है। अच्छा है, अब बेबे से बात करता हूँ। जब गुरविंदर घर आया तो सीधा बेबे के पास गया। बेबे, अब तुहानू ही मेरी मदद करनी होगी। क्या हुआ? पापा जी मेरी एक नहीं सुन रहे। मुझे बिजनेस करना है, पर पापा जी की नजर में मैं तो एकदम निकम्मा हूँ। बिजनेस? तू कौन सा बिजनेस करेगा? पानी का। गुरविंदर ने अपनी बेबे को आरओ के पानी के बिजनेस का आइडिया बताया। धंधा तो चंगा है, तो हरप्रीत मना क्यों कर रहा है? पापा जी को लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। तू फिक्र ना कर, मैं तेरे बिजनेस का रिबन काटूंगी। मेरी प्यारी बेबे। बेबे ने हरप्रीत से गुरविंदर के बिजनेस की बात की। तुझे क्या प्रॉब्लम है हरप्रीत? गुरविंदर का बिजनेस आइडिया चंगा तो लग रहा है। बेबे, मुझे आइडिया और बिजनेस से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे गुरविंदर के संगत से प्रॉब्लम है। ये बिजनेस आइडिया उसे निहाल ने दिया है। उस लड़के पे मुझे एक पैसे का भी विश्वास नहीं। वो तो अपने माँ बाप को धोखा देता है। मुझे लगता है कि बिजनेस शुरू होने के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होनी है। तू पहले ही ज्यादा सोच रहा है हरप्रीत। मैनू नहीं लगता ऐसा कुछ होना भी है। थोड़ा गुरविंदर पर यकीन रख और बाबा जी पर भी। ठीक है बेबे, तू बोलती है तो अपने पोते नू कि मुझे उसका बिजनेस आइडिया मंजूर है। जब गुरविंदर को ये बात पता चली तो वो खुशी से भांगड़ा पाने लगा। ये हुई ना बात बेबे, अब बस अपनी मेहर मुझ पे बनाए रखो। आशीर्वाद दे दो बेबे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा गुरविंदर। जल्दी ही गुरविंदर ने आरओ मशीन लगवा ली और उसके पानी के बिजनेस का उद्घाटन उसकी बेबे ने किया। अब गुरविंदर और निहाल एक साथ काम करते थे। गुरविंदर हिसाब किताब का बहुत पक्का था। पीछे वाली सोसाइटी में 10 सिलेंडर गए और होटल में 30 मतलब 40 बोतल। हाँ भाई, 40 बोतल के हुए 1600 रुपए, पर तूने 1500 रुपए दिए। वो 100 रुपए मैंने इस्तेमाल कर दिए। तू मेरे हिसाब में लिख ले। निहाल जुगाड़ू था। उसे लगा कि गुरविंदर ये हिसाब की गड़बड़ी नहीं समझ पाएगा। अब कुछ और तरीका ढूंढना होगा। निहाल को आइडिया मिल ही गया। अब जब भी कोई ऑर्डर आता
वो खाली बोतल में नल का पानी भरता और बोतल डिलीवर कर देता। इससे उसे जो पैसे मिलते वो अपनी जेब में रख लेता। ये हुआ ना जुगाड़। दिन भर अगर 10-12 बार भी ये करूंगा तो गुरविंदर को क्या पता चलना है। गुरविंदर पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, पर निहाल जुगाड़ के चक्कर में था। आरओ के साफ पानी के बदले नल का गंदा पानी बेच रहा था। निहाल के बेचे हुए गंदे पानी से कुछ बच्चे बीमार हो गए। जब इन बच्चों का टेस्ट किया गया तो डॉक्टर हैरान थे कि सभी के सभी को कोलेरा हुआ था। अचानक कोलेरा कैसे फैल सकता है? क्या आप लोग आरओ का पानी नहीं पीते? नहीं सर, हमारे घर में तो आरओ का ही पानी आता है, हरप्रीत की दुकान से। हमारे यहाँ भी। शायद उस पानी में ही कुछ गड़बड़ है। वहाँ खड़े लोग ये सुनकर आग बबूला हो गए। आज तो उस लालची पानी वाले को सबक सिखा कर रहेंगे। थोड़े पैसों के लिए हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। भीड़ हरप्रीत की दुकान पर गई और वहाँ हंगामा शुरू हो गया। तुम लोग धोखेबाज हो। तुम्हारा पानी पीने से हमारे बच्चों को कोलेरा हो रहा है। सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने लालची होगे। हमारे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हरप्रीत और गुरविंदर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनसे क्या गलती हो गई है। हमने कुछ गलत नहीं किया, आप हमारी बात सुनिए। अब सुनने को बचा ही क्या है? तभी पुलिस वहाँ आई और लोगों की कंप्लेंट सुनकर गुरविंदर और हरप्रीत को अरेस्ट कर लिया। निहाल वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था कि एक कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस स्टेशन में निहाल की इंक्वायरी की गई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मैंने ही आरओ के पानी के बदले सड़ा नल का पानी बेचा। मैं अपना जुगाड़ देख रहा था। पुलिस ने हरप्रीत और गुरविंदर को रिहा कर दिया, लेकिन अब भी जब वो अपनी दुकान पर बैठे हैं तब भी लोग उन्हें शक की नजर से देखते हैं। ये लोग लालची पानी वाले हैं, इनसे कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। गुरविंदर की गलत संगत की वजह से आज उसके पूरे परिवार के नाम पर धब्बा लग गया है। शायद इसीलिए बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए। जौनपुर की चकली अम्मा पूरे गांव में मशहूर थी। उनके दुकान की चकली खाने लोग दूर दूर से आते थे। अम्मा की दुकान में बीरू और उसकी बीवी काम करते थे। अम्मा, जुनेजा आज फिर पैसे नहीं दिया। दे देगा तो चिंता क्यों करता है? जुनेजा गांव के बाहर भाग नहीं जाएगा 40 रुपए लेकर। अम्मा, तुम ना ऐसे ही चलती रही तो घाटे में पड़ जाओगी। हम दोनों तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम राह चलते हर किसी को उधार दे देती हो। मेरा बुरा करके कोई क्या भला कमा लेगा? 40 रुपए की चकली में क्या ही नुकसान हो जाएगा। उसी रात बीरू और उसकी बीवी अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ टपका देते हैं बुढ़ी को, दुकान हमारे नाम हो जाएगी। हाँ, और आरती बिटिया को क्या कहेंगे? आरती वैसे भी शहर में रहती है, वो क्या करेगी गांव की इस दुकान का? अम्मा ने दुकान आरती बिटिया के नाम कर रखी है। हमें दोनों को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। ठीक दूसरी सुबह आरती अपनी माँ को मिलने गांव आती है। वो अपने साथ एक सुंदर सी मॉडर्न चकली मशीन लेकर आई थी। बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? माँ, अब कुछ दिन इस मशीन से थोड़ा आराम से काम कर लो, फिर एक बार मेरी नौकरी लग जाए तो दुकान बीरू के हवाले करके तुम भी शहर चली आना। ना भाई ना, ये नहीं होगा मुझसे। ये बीरू और उसकी बीवी एक नंबर के कामचोर हैं। मेरी दुकान का नाम डुबा देंगे ये दोनों। इनका बस चले तो कस्टमर से ही चकली बनवाएंगे और उसके भी पैसे ले लेंगे। तभी गौरी चकली का मिश्रण लेकर आती है और दोनों के सामने रख देती है। वाह, आज तो हमारे गांव में शहर से मेहमान आए हैं। कैसी हो आरती बिटिया? बहुत बढ़िया। हम दोनों अभी आपके बारे में ही बातें कर रहे थे। गौरी थोड़ी बातें करके वहाँ से निकल जाती है। किचन में बीरू और गौरी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इनकी चकली में जहर मिला देते हैं। आज माँ बेटी दोनों का टाटा बाय बाय हो जाएगा। और पूरे गांव वालों का क्या? वो भी तो खाएंगे चकली। इनके लिए अलग से मिश्रण बनाती हूँ मैं, बस दोनों के लिए।
चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं सब। गौरी ने अम्मा और आरती के लिए अलग से थोड़ा सा चकली का मिश्रण बनाया और दोनों ने अच्छे से उसमें जहर मिलाकर अम्मा को दे दिया। अम्मा, ये थोड़ा स्पेशल मिश्रण बनाया है आज हमने आरती बेटी के लिए। कई दिन बाद आई तो हमने इसलिए थोड़ा ज्यादा मसाला डाल के बनाया है। शुक्रिया बीरू भैया, आप कितने अच्छे हो। वाह बीरू, आज तो तूने मुझे खुश कर दिया। ला दे, मैं अभी बनाकर खिला देती हूँ आरती को। आप दोनों खा लीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया है हमने। बीरू इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। दोनों मियाँ बीवी दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। अम्मा की आदत थी, हर बारी पहली चकली वो हमेशा अपने हाथ में बनाती, फिर तेल में डालती। इस बार भी अम्मा ने वही किया। अपने हाथ में चकली बनाई और तेल में डाला। हाथ में जो चकली बनाई थी उसका निशान पड़ गया और उस निशान से एक रोशनी निकलने लगी। बिटिया, ये क्या हो रहा है? अम्मा, इस रोशनी ने तो उस पतीले को सोने का बना दिया। हाँ देख बेटी, वो कढ़ाई भी सोने की बन रही है इसकी चमक से। अम्मा के हाथ पर चकली के निशान से रोशनी बाहर आ रही थी और वो किसी भी चीज पर पड़ती तो वो चीज सोने की बन रही थी। थोड़ी देर बाद बीरू और गौरी अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अम्मा की रसोई में सारे बर्तन सोने के थे। दोनों चौंक गए कि एक जहर का असर ऐसे कैसे हो गया। अम्मा, ये सारा सोना कहाँ से आया? बीरू बेटा, तूने जो चकली का मिश्रण दिया था उसे हाथ में रखते ही हाथ से एक चमक आने लगी और उस रोशनी के सामने जो भी सामान आया वो सोने का बनने लग गया। अम्मा और आरती दोनों खुशी के मारे पागल हो गए थे और बीरू और गौरी चौंकते हुए उन्हें देख रहे थे। अरे जी, ये क्या ले आए आप? जहर लाने को कहा था, ये तो वरदान वाली कोई चीज लग रही है। बीरू तभी झट से बोला, अम्मा को वरदान मिला है तो हमें भी मिल सकता है। चल जल्दी से हम भी हाथ में लगा लेते हैं। दोनों ने हड़बड़ाते हुए चकली का मिश्रण हाथ में लगा लिया, पर कुछ हो ही नहीं रहा था। मेरे हाथ तो चमक ही नहीं रहे हैं और ना तो आपके। खा लेते हैं इन्हें, शायद कुछ हो जाए। पर जहर, हम मर गए तो? अम्मा भी तो खाके जिंदा है। खा लो खा लो, अभी खा लो सब। बीरू अपनी पत्नी की बात मानते हुए झट से 2 जहरीली चकली खा लेता है और जहर उस पर असर कर जाता है। बीरू वहीं गिरकर छटपटाने लग जाता है और गौरी चिल्लाकर अम्मा को बुलाती है। क्या हुआ इसे? इन्होंने वो जहरीली चकली खा ली। हे भगवान, अम्मा बचा लो मेरे पति को, मेरा पति मर जाएगा, बचा लो। जहरीली चकली? कौन सी जहरीली चकली? जो चकली का मिश्रण आप दोनों के लिए दिया था उसमें जहर मिला हुआ था। हाय मेरी फूटी किस्मत, आप दोनों तो बच गए पर मेरा पति मर जाएगा। हम दोनों बच गए क्योंकि हम दोनों ने वो चकली खाई ही नहीं, हमने बस हाथ में लगाया था। आप दोनों ने जानबूझकर हमें जहर वाली चकली दी। आपके साथ यही होना चाहिए था। बहुत अच्छा हुआ, अब भुगतो आप। अम्मा को भी गौरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। 10 साल से साथ काम कर रहे थे गौरी और बीरू और आज उनको और उनकी बेटी को मारने का प्लान किया था, पर अम्मा ठहरी नेक दिल की। बीरू को मैंने बचपन से देखा है और तुझे तो मैं अपनी खुद की बेटी मानती थी और तुम दोनों ने। माँ चलो यहाँ से, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं बेटी, अगर मैं इन्हें यहाँ इस हालत में छोड़कर चली जाऊंगी तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। अम्मा गौरी के सामने जाती है और उसे छोटी सी सोने की कढ़ाई दे देती है। ये ले, जा बचा ले अपने पति को, पर मेरी नजरों के सामने कभी मत आना। गौरी रोते हुए अम्मा के पैर पड़ती है और अपने पति को लेकर हॉस्पिटल जाती है। आरती और अम्मा गांव की संपत्ति बेचकर शहर में एक खुशहाल जिंदगी बसा लेते हैं
और कभी गांव वापस नहीं आते। पायल के बाबा शरद कैंसर के मरीज थे। इनके इलाज के लिए कमला कई घरों में नौकरानी का काम किया करती थी। कमला सुबह से शाम काम ही किया करती थी, कभी इस घर में तो कभी उस घर में। और रात को थकी हारी जब वो घर लौटती तो अपने घर का भी सारा काम किया करती थी। माँ, तुम मुझे खाना बनाना सिखा दो, कम से कम मैं ये तो कर सकती हूँ। हाँ हाँ, धीरे धीरे तू सब सीख जाएगी। कमला अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाने लगी। जैसे जैसे कमला बोलती वैसे वैसे पायल किया करती थी। कुछ दिनों में पायल खुद ही खाना बनाने लगी। माँ, मैंने खाना बना लिया। अरे वाह, स्कूल से लौटकर तूने खाना भी बना लिया? हाँ माँ, होमवर्क भी हो गया और खाना भी बन गया। बहुत अच्छे। पायल ने अपने माँ पापा को खाना खिलाया। इस दिन पूरा परिवार खुश था। थोड़ी खुशी आई ही थी इनकी किस्मत में कि दुखों ने दस्तक दे दी। पायल के बाबा नहीं रहे। अब पायल की माँ और पायल अकेले पड़ गए थे। अब तक वो अपने बाबा की बीमारी ठीक करने के ख्याल से काम किया करते थे। अब बस तू ही मेरा परिवार है। मैं तेरी जिंदगी बेहतर कर सकूं, बस यही एक इच्छा है मेरी। कुछ समय बाद दोनों इस दुख से उबर गए। कमला फिर से काम पर जाने लगी। पायल स्कूल से लौटती और फिर स्कूल के बाद घर आकर सारा काम संभाल लेती। एक दिन की बात है, कमला थकी हारी घर लौटी। आज तो बहुत काम करना पड़ गया। हे राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। माँ, क्या जिंदगी भर हम लोग ऐसे ही रहेंगे? क्या जिंदगी भर तुम काम वाले का ही काम करोगी? नहीं पायल, जब तू बड़ी हो जाएगी, अच्छा जॉब करेगी, तब मुझे काम वाली का काम करने की क्या जरूरत है? नहीं माँ, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी परिस्थिति बदल जाए। पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तुम तो छोटी बच्ची हो और मैं अनपढ़। माँ, हम दोनों कितना अच्छा फरसान बनाते हैं ना? क्यों ना हम फरसान बनाकर बेचें? ये इतना आसान नहीं है पायल। हमें फरसान बनाने के लिए मशीन की जरूरत होगी और वो बड़ी मशीन बहुत महंगी होती है। क्या हम सेकेंड हैंड मशीन नहीं ले सकते हैं? सेकेंड हैंड मशीन के लिए भी हमें पैसे लगेंगे ना। तो ठीक है माँ, अब हम पैसे बचाएंगे और जल्दी ही नमकीन बनाने की मशीन खरीदेंगे। कमला हर महीने कुछ न कुछ पैसे गुल्लक में इकट्ठे करने लगी। कुछ महीनों बाद काफी सारे पैसे जमा हो गए। पायल ने गुल्लक से सारे पैसे निकाल लिए। माँ, अब हमारे पास 8,000 रुपए हैं। मुझे लगता है इतने में सेकेंड हैंड नमकीन की मशीन तो आ ही जाएगी। हाँ, शायद कल जाकर देखते हैं। अगले दिन पायल और कमला मार्केट पहुँचे और पुराने मशीन्स की दुकान ढूंढने लगे। वो लोग काफी देर तक ढूंढते रहे पर उन्हें कोई दुकान नहीं मिली। पायल, मुझे लगता है ऐसी कोई दुकान यहाँ है ही नहीं। थोड़ा और ढूंढते हैं ना माँ, मुझे यकीन है हमें नमकीन बनाने की मशीन जरूर मिलेगी। ठीक है। कमला और पायल यहाँ वहाँ देख रहे थे कि अचानक उनके सामने एक पुरानी मशीन की दुकान आ गई। अभी अभी तो ये दुकान यहाँ नहीं थी, अचानक यहाँ कहाँ से आ गई? माँ, शायद हमने देखी ही नहीं होगी। जो भी हो, चलो ना अंदर चलते हैं। भैया, क्या आपके पास पुरानी नमकीन बनाने की मशीन है? हाँ है ना, आपको जो भी चाहिए हमारे पास मिलेगा। पर भाई, हमारे पास पैसे कम हैं। पैसों की चिंता ना कीजिए बहन जी, आपके पास जितने पैसे होंगे हम उतने पैसों में आपको मशीन दे देंगे। आइए अंदर आइए। दुकानदार ने उन्हें एक बड़ी सी मशीन दिखाई। ये देखिए। ये तो बहुत महंगी लग रही है। बिल्कुल नहीं, आपके पास कितने पैसे हैं? 8,000 रुपए। तो बस ये मशीन आपकी हुई। सच्ची? बिल्कुल। कमला और पायल मशीन लेकर घर आए और नमकीन बनाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों तक वो दोनों मेहनत करते रहे। अब सो जा पायल, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है ना, बाकी कल करते हैं। ठीक है माँ।
कमला और पायल दोनों सो गए और अचानक आधी रात को वो मशीन अपने आप चलने लगी। उस मशीन ने बहुत सारे अलग अलग फरसान के पैकेट्स बना दिए। जब कमला और पायल सुबह उठे तो सारा घर फरसान के पैकेट से भरा हुआ था। माँ, क्या तुमने रात में ये सब किया? नहीं, मुझे लगा कि तुमने किया होगा। वो दोनों हैरान थे कि आखिर ये फरसान के पैकेट बनाए किसने, पर जो भी था उनकी मदद ही कर रहा था। अगली रात उन दोनों ने फिर से ढेर सारा नमकीन बनाने की तैयारी की और सो गए। इस रात भी मशीन अपने आप नमकीन बनाने लगी और पैक करने लगी, पर इस रात मशीन की आवाज से पायल की नींद खुल गई। पापा! पायल देखकर चौंक गई कि उसके बाबा की आत्मा नमकीन बना रही थी। कमला भी उठ गई। कमला और पायल दोनों की आंखों में आंसू थे। तो वो आप थे जो हमारी मदद कर रहे थे। मैं जीते जी तो तुम दोनों पर बोझ बना रहा, अब मरने के बाद तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। पर पापा, आप हमें क्यों छोड़ के चले गए? मैं कहीं नहीं गया बेटा, मैं यहीं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। जादुई नमकीन की मशीन मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपनी खुद की दुकान खोल ली और अब कमला काम वाली का काम नहीं करती थी। शायद इसलिए कहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, इतना कि मरने के बाद भी उनका भला ही सोचते हैं। गुंजनपुर गांव में रवि नाम का एक नाई था। वह बहुत ही चालाक था। वो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनकी कटिंग के मुंह मांगे पैसे लेता था। लोग भी उसकी मीठी मीठी बातों में उलझ जाते थे। एक दिन रवि अपने एक कस्टमर की कटिंग कर रहा था। तभी गांव की एक लड़की निशा वहां से निकल रही थी। तभी वो रवि को इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते देख मन में सोचने लगी, ये रवि नाई तो कितना ठगी है, गांव के लोगों को कैसे ठग रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, वरना लोगों को ऐसे ही लूटता रहेगा। रवि नाई के बारे में सोचती सोचती निशा घर पहुंच जाती है। निशा के परिवार में वो और उसके पिता ही थे। निशा जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, निशा के पिताजी सुदेश निशा को देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो, बताओ। क्यों ना मैं हमारे गांव में खुद का सैलून डाल लूं? पर बेटा, गांव में रवि का सैलून है और वो बहुत पुराना है और सभी गांव वाले उसी के पास आते हैं। हाँ पिताजी, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है। सिर्फ लोगों के पैसे लूटता है और कुछ नहीं। मुझे उसको सबक सिखाना है। पर बेटा, वो तो बहुत पुराना है और गांव वाले उस पर यकीन करते हैं। पुराना है पर मेरी तरह टैलेंटेड नहीं। उसकी कटिंग में कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, पर अब तुम क्या करोगी? अब मैं खुद का सैलून खोलूंगी, यूनिक क्लासिक हेयर सैलून। और उस सैलून के लिए जगह? उसका इंतजाम मैं कर लूंगी पिताजी, आप चिंता न करें। आप बस सैलून खोलने की तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। दूसरे दिन निशा तैयार होकर सुबह सुबह गांव के गज्जू काका के घर पहुंच जाती है। गज्जू काका बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। निशा अंदर जाती है। गज्जू काका निशा को देखकर कहते हैं, अरे निशा बेटा, आओ आओ, बैठो बेटा। निशा गज्जू काका के सामने खाट पर जाकर बैठ जाती है। गज्जू काका निशा की ओर देखकर कहते हैं, बेटा, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है काका, बस थोड़ा काम था आपसे। बोलो बेटा। काका, मुझे आपकी बाजार के बीच वाली दुकान किराए पर चाहिए थी। अरे बेटा, किराए की क्या बात, दुकान तुम्हारी ही है, पर ऐसे अचानक कुछ नया शुरू कर रही हो? हाँ काका, मैं गांव में एक नया हेयर सैलून शुरू करना चाहती हूँ। पर बेटा, गांव में तो पहले से ही एक हेयर सैलून है, रवि का, और गांव के सारे बूढ़े से लेकर बच्चे जवान सब वहीं जाते हैं हेयर कटिंग करवाने। हाँ काका, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है। और वैसे भी पिताजी की तबीयत की वजह से मुझे गांव ही रहना पड़ेगा और मैं हेयर कटिंग में स्पेशलिस्ट हूँ, इसीलिए मैं इसी काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा।
गज्जू काका अंदर जाकर दुकान की चाबी लेकर आते हैं और निशा को दुकान की चाबी देते हुए कहते हैं, लो संभालो बेटा, ये दुकान आज से तुम्हारी। कुछ दिनों में निशा हेयर सैलून शुरू कर लेती है, पर कोई भी उसके सैलून में नहीं आता है। निशा बहुत उदास हो जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं पहले कुछ लोगों की फ्री में कटिंग करके मार्केटिंग करूं, जिससे मेरे सैलून का प्रचार हो सके। और फ्री हेयर कटिंग स्टार्ट करती है। थोड़े दिन में उसके सैलून पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। निशा गांव के लड़कों और आदमियों की उनकी पसंद के कटिंग करती है, जिससे सब लोग उसकी कटिंग से बहुत प्रभावित होते हैं और रवि की दुकान पर जाना छोड़ देते हैं। इस बात का रवि को बहुत बुरा लगता है। एक दिन वो निशा के पास आता है और कहता है, लड़की होकर हेयर सैलून खोल रखा है और मेरे सारे ग्राहक भी खा रही हो। चुपचाप अपना ये सैलून बंद कर दो और जाकर कोई दूसरा काम करो। रवि की बातें सुन सैलून में बैठे लोग भी बाहर आ जाते हैं। निशा रवि की बात सुनकर रवि को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पहले तो अपने ही गांव के लोगों को कटिंग के ज्यादा पैसे लेकर लूटते हो और फिर मुझे आकर धमकी दे रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे धमकी देने की? इतने में गांव के सारे लोग भी निशा का साथ देने आ जाते हैं और रवि को मारना शुरू कर देते हैं। गांव वालों की मार से बचकर रवि भाग जाता है।